बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए इंडिया गठबंधन आज अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। माना तो यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता अपने घोषणा पत्र में कई योजनाओं की घोषणा को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे नेता सच्चे जननायक थे। लालू यादव जी की छत्रछाया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, लेकिन हम उनकी छत्रछाया में नहीं हैं। हमारे ऊपर तो बिहार के गरीबों और युवाओं का आशीर्वाद है। हम उनके भरोसे और अपने दम पर आगे बढ़ेंगे और सबको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें बताया जाएगा कि अगले 5 साल में हम बिहार के लिए क्या काम करेंगे। हम चाहते हैं कि एनडीए भी ये बताए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, उनकी क्या योजनाएं हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनका विजन क्या कुछ रहेगा। हमने बिहार को नंबर 1 बनाने का रोड मैप तैयार कर लिया है और आज अब से कुछ ही देर पहले प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन एनडीए के लोग सिर्फ आरोप लगाने और नकारात्मक बातें करने में लगे हैं। एक तरफ घोषणा पत्र को लेकर विवाद है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के पोस्टर पर जननायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर अब उन्हें घेरा भी जा रहा है। खुद उनके भाई तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी जननायक नहीं हो सकते। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में ये कहा था कि जननायक शब्द को चुराने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले कई मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं, चेहरे से लेकर नाम तक और घोषणा पत्र से लेकर आरोप तक। अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता इस बार किस पार्टी को बिहार का जननायक बनाने जा रही है। बदलाव के मूड में हमने पहले भी कहा इस बार, और आपने स्थिति देखी होगी जितने बाहर जो बिहार के लोग जो प्लान किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए, वो जो वापस आए हैं छठ में, तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई। यही रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, लेकिन किस प्रकार से जो है वो हमारे भाई बहने लोग जो है ठूस करके ट्रेन में जो आए, कहाँ गए इनका स्पेशल ट्रेन। एसआईआर जो बिहार में हुआ, बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। एसआईआर जब बिहार में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार तलब किया चुनाव आयोग, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग बिहार की एसआईआर से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा मैं शिव रूप में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन इसका विरोध कर रहा। अब बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई है, लेकिन अब इस देश में जितना जरूरी एसआईआर है, उतना जरूरी सीए कानून बन गया और एनआरसी भी अब देश में उतना ही जरूरी है। हर इंसान का, हर उम्मीदवार जो भारतीय नागरिक हैं, उनका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर तो ज़रूरी है कि एक सघन ये एसआर होना चाहिए, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। विशेषता कोई घुसपैठिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो भारत का नागरिक नहीं हो, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का उसको मौका ना मिले। इस सोच के साथ जब बिहार में भी एसआर हुआ था, हम लोगों ने इसका स्वागत किया था। देश की जनसंख्या घट रही है क्या? देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है अभी, लेकिन नए वोटर के कितने फार्म आए हैं? ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता जी ने कर्नाटक का भी जवाब नहीं दिया, जो कर्नाटक की सीआईडी आपसे सवाल जवाब मांग रही है, उनके आईपी एड्रेसेस मांग रही है जहां से वोट डिलीशन की बात हुई है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक नहीं है तो इसका भरपूर विरोध होगा। इलेक्शन कमीशन वोट चोर है कि आप वोट की चोरी करना चाहते? इलेक्शन कमीशन वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के मुताबिक काम करता है। आप कुछ दिन पहले तक संविधान की कॉपी तो देखते, आजकल नहीं घूम रहे, इसलिए कि संविधान के विरुद्ध बात करें। आपके आशीर्वाद से इनको इनके महरूम वालिद के लेगेसी के लिए, अपने महरूम वालिद के उत्तराधिकारी के तौर पर
इनको फिर से सीमांचल के मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए आप यहाँ से आशीर्वाद दीजिए। मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। घुसपैठिया, फर्जी और मृत वोट लोकतंत्र के लिए हलाहल विष की तरह है। ये विष भारतवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन और चुनाव को विदेशियों के इशारे पर प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश है। भारत के चुनाव में वोट का अधिकार भारत का संविधान केवल भारतवासियों को देता है, लेकिन भ्रष्ट युवराज युवरानियों की टोली घुसपैठी और नकली वोटों को बचाने के लिए यात्राएं निकालती। ये सीधा देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ गद्दारी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रियाएं सुनी हैं, और ये प्रतिक्रिया सुनना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अलग अलग दल अलग अलग अपनी घोषणा को लेकर प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर जाहिर कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी यहाँ पर कर दिया है, उस घोषणा पत्र में शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर किसान और नौजवानों की उसमें बात की गई है। आपको बता दें कि मुकेश साहनी की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आने वाले 30 से 35 साल हमको बिहार की सेवा करनी है, उसको लेकर हम रोड मैप जो है वो यहाँ पर जारी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि हम तो सब तैयारी कर रहे हैं, हमारा डिप्टी सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा और क्या कुछ रोड मैप रहेगा वो हम सब बता रहे हैं, लेकिन एनडीए कुछ नहीं बता रहा है। पर महागठबंधन की तरफ से अपना घोषणा पत्र जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है, और घोषणा पत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं जो जनता को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास जो लगातार महागठबंधन कर रहा था उसी के अनुरूप, चाहे वो किसानों की बात कर ले, नौजवानों की बात कर ले, महिलाओं से लेकर आपको बता दें कि बुजुर्गों तक का उसमें ध्यान रखा गया है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है। तो ऐसे में जनता को लुभाने के प्रयास लगातार यहां पर महागठबंधन कर रहा है। आरजेडी की तरफ से इससे पहले भी सरकारी नौकरी की बात यहां पर कह दी गई थी, और आपको बता दें कि मुकेश साहनी की तरफ से भी बड़ी बात यहां पर कही गई है। ऐसे में इस घोषणा पत्र को लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, पोर्टल मीडिया, यूट्यूबर्स के सभी साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम महागठबंधन के सभी मंचोपस्थित साथीगण और नेक्स्ट सीएम हमारे तेजस्वी जी और मीडिया के साथी। आज हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं, एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा है और बिहार में तकरीबन 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया जा रहा है उसके बाद चर्चा करना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि खास मेहमान लगातार बने हैं। आशीष सैनी है, कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी प्रवक्ता शाहान परवेज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं, और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हैं, भूपेंद्र यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि परवेज जी, इस तरीके से अब घोषणा पत्र का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है, प्रण पत्र उसका नाम रखा गया है, कई बड़े सारे ऐलान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए श्रीमान, एक्चुअली लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती यही है कि जब कोई पार्टी
लोकतंत्र में चुनाव के लिए जा रही है तो उसका अपना विजन क्लियर करने की एक परंपरा है और उनको बताना होता है कि हम क्या काम करेंगे, हमें जनता क्यों चुनकर वोट करना चाहिए। तो महागठबंधन के सभी दलों के बीच में एक कॉमन साझेदारी तय हुई है और उस कॉमन साझेदारी को हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। हम लोगों की प्राथमिकता है कि हम लोग नौकरी पे बात करेंगे, हमारी प्राथमिकता है कि बिहार के अंदर से पलायन को रोकने की बात करेंगे, हमारी प्राथमिकता है कि जो छात्रों पे लगातार लाठियां चल रही है उसके ऊपर सरकार कैसे नियंत्रण कर सकती है। हमारी प्राथमिकता में से है कि पर्चा लीक करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज बिहार दुर्भाग्यपूर्ण स्टेज में है और क्राइम कैपिटल बनकर बैठा है, तो क्राइम को कैसे नियंत्रित करना होगा उस पर हमारी सरकार गंभीर है और हमारी सरकार जो है वो बात करने की प्रयास कर रही है और हम जनता के बीच में एक विजन लेकर जा रहे हैं कि हमारा 5 साल के लिए क्या विजन होगा, हम आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जहां एनडीए की बात आप करेंगे का कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जो महागठबंधन और माननीय तेजस्वी यादव जी जो भी घोषणा कर रहे हैं उसको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले आप 6-8 महीनों में एनडीए की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से जो भी घोषणा आपने देखी होगी उसको सब आप कह सकते हैं कि ये कट कॉपी पेस्ट है, उनमें कुछ भी नया नहीं है। अगर हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली देने की बात कही हो, हम लोगों ने वृद्ध सम्मान राशि बढ़ाने की बात कही हो, हम लोगों ने मां बहन सम्मान राशि बढ़ाने की बात कही हो, हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही हो, उन सभी प्रयासों को आपने किसी प्रकार से कॉपी पेस्ट करने का कार्यक्रम किया है। और हम लोग जब कह रहे हैं कि लगातार नौकरी देने की बात होगी, हम कह रहे हैं कि प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को, मिनिमम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ होना चाहिए। तो सरकार कहती है कि अब हम जब आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। भाई आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने 1 करोड़ रोजगार 20 साल में नहीं दिया। आज आप फिर से ये कह रहे हैं बड़ी निर्दयता के साथ कि हम सरकार में आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि ये जो एक तरफ जो दूसरी तरफ एनडीए की सरकार है, एनडीए की अनेक घटक दल है, उनके पास कोई विजन नहीं है। ठीक है, वो मतलब की बातें कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, अब देखिए, अब उनका घोषणा पत्र जारी हो गया है, सीएम डिप्टी सीएम कौन रहेगा ये जारी हो चुका है। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बताइए। बता दूं भाई साहब, प्रद्युमन जी, मैं कॉपी पेस्ट करने वाला एनडीए सरकार नहीं है, ये काम करने वाली एनडीए सरकार है। ये काम से जवाब देती है और जनता सम्मान पूर्वक इनको पुनः चुन करके बराबर लाती है। आप देखे होंगे 20 वर्षों से हम लोग जो है, यही बिहार की सम्मानित जनता जो है ना, हम लोगों को काम के बदले में इनाम देती है। और इस सम्मानित जनता को हम लोग ठगने का काम नहीं करते हैं और सिगुफा छोड़ने का काम नहीं करते हैं। जब जब हम लोगों को सरकार बनाने की मौका मिली, हमने जो है ना बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता को मान सम्मान, लाइन ऑर्डर से लेकर के उनका मानसिक विकास और एजुकेशन विकास और स्वास्थ्य विकास कैसे हो और स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इसकी चिंता हमारी सरकार ने की है। डबल इंजन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और एक देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद जब हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय से डबल इंजन की सरकार रफ्तार पकड़ चुकी है बिहार में। यह बात की जो है ना पब्लिक डोमेन में एग्जाम प्रसारित हो चुका है। अब रही बात, ये लोग जो है ना बिजली फ्री की बात करते हैं, हम लोग फ्री कर दिए। ये लोग वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात करते हैं, हम लोग वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए। ये लोग जो है ना बच्चियों को फ्री पढ़ाई कराने की बात करते हैं, हम लोग फ्री में पढ़वा रहे हैं, इनाम भी दे रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम लोग मेडिकल कॉलेज 18 को खुलवा दिए। तो ये एजुकेशन की बात करते हैं तो हम लोग जो है ना 39 को जो है ना पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, इनके रीजन में जो है ना लालू जी और रावड़ी जी के रीजन में जो है ना 40,000 स्कूलें थी, हमारे रीजन में 90,000 स्कूल हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ना बिहार की जनता पब्लिक डोमेन में जग जाहिर है मेरे भाई कि कौन सिगुफा छोड़ने वाली पार्टी है, कौन काम करने वाली पार्टी है, कौन दंगाई बल वाली पार्टी है, कौन जो है ना लुटेरी पार्टी है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता दूं। अब रही बात हमारे आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के एलओपी, ये कूद कूद के कहते हैं कि हम आएंगे तो जो है ना प्रत्येक घर से एगो नौकरी दे दें। चलिए मैं मानता हूं आपकी जो है ना हो सकता है सपना तो नहीं है, देखना चाहिए, अच्छी सपना देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि हमारा जदुवंश 75% किसनौर यादव है। चर्चा को आगे लगातार बढ़ाते हैं। भूपेंद्र यादव बीजेपी प्रवक्ता अपनी बात यहाँ पर कह रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि देखिए मनोज जी, अब एक तरफ तो लगातार ऐलान यहाँ पर हो रहे हैं, एनडीए अपनी कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब
जो विपक्षी दल है वो अपनी पूरी यहाँ पर पुरजोर कोशिश करता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन मनोज जी, अब आप लोगों को तो काफी दिक्कत हो रही है। प्रशांत किशोर जी को भी नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है। एक तरफ तो बंगाल में भी वोटर लिस्ट में नाम है, बिहार में भी वोटर लिस्ट का नाम है। किस तरीके से आप रूपरेखा बना रहे हैं अब? इसमें उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी चुनाव सामने है, चुनाव में हम लोग तीसरे विकल्प के रूप में निकल के आए हैं। अभी दो लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने हमारा जो मुद्दा था उसने चुराया, हमारा मुद्दा उसने चुराया। तो 35 सालों से इन दोनों की ही सरकार थी और 35 सालों में बिहार आज भी पिछड़े के पिछड़े पैदान पे है। आज भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हुई और भाजपा के जो प्रवक्ता थे वो शिक्षा के गुणगान कर रहे थे। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शिक्षा पर 60,000 रुपये का बजट बनता है और 60,000 रुपये खर्च करने के बावजूद भी इस बिहार से पूरी शिक्षा से पढ़ के 5 से 10 लड़के भी बाहर नहीं निकलते हैं। ये इनकी शिक्षा व्यवस्था है। अभी तक शिक्षा व्यवस्था की वो लोग बात कर रहे थे, बड़ी गुणगान गा रहे थे। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती तो गर्दनी बाग में स्टूडेंट को मारा जाता है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है, पेपर लीक होता है, इतनी सारी घटनाएं घटी है। उसके बावजूद भी पता ना किस मुंह से ये बोल पाते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर ली है। 3 साल की जो डिग्री है 5 साल में 6 साल में मिलती है और इतने सालों 20 सालों में वो करेक्ट नहीं कर पाए, तो हम कैसे बोल दे कि हमने विकास की जो गंगा बह रही है वो विकास की गंगा कुल मिला के ना, बिल्कुल ना, कुल मिला के आरजेडी में काम हुआ ना आप यहाँ पर काम हो रहा, आपका ये कहने का मतलब है। ठीक है, आशीष सैनी जी लगातार बने। आशीष जी, क्योंकि देखिए अब महागठबंधन अपने बड़े ऐलान यहाँ पर कर रहा है, नौकरी देने का दावा हो रहा है, वादा हो रहा है, लेकिन जब आरजेडी की सरकार पहले भी यहाँ पर रही थी, अगर उस समय भी इतनी नौकरियां दी जाती तो शायद पलायन उस समय भी रुक सकता था। देखिए, उस समय जितनी नौकरियां दी जा सकती थी उतनी नौकरियां दी गई। जिस समय भी हमारी गठबंधन में सरकार रही, चाहे वो दोनों दलों के साथ हो या एक दल आरजेडी के साथ हो या किसी भी तरीके से, गठबंधन में जो सरकारें रही है उन्होंने अपना जो काम था जो घोषणा पत्र के अनुसार किया है। और आज भी जो हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है, लोगों को भी और सबको, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी और साथ में बिहार की जनता को उस घोषणा पत्र पर भरोसा है। भाजपा की ना तो घोषणा पत्र पर भरोसा है ना घोषणाओं में भरोसा है। भाजपा ने एक तो घोषणा पत्र बनाने बंद कर दिए और दूसरी बात है इनकी जो बात है, अभी इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज में बहुत अधिक सुविधाएं हमने दे दी और मेडिकल स्टूडेंट्स बनाने शुरू किए। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो आपने यूक्रेन के युद्ध में देखा होगा कि 20,000 स्टूडेंट तो इंडिया के वहां गए हुए। तो आपने जो मेडिकल शिक्षा दी है वो कहां पर दी है? और इनकी जो काम की बानगी है वो 2 चीजों से दिख सकती है। नंबर 1 कि 70,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप अभी कुछ दिन पहले लगा है। बिहार में चारों तरफ भ्रष्टाचार के पुल गिरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था जहां जो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के ऊपर ये बहुत आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार पर ना जाए, घोषणा पत्र पे आप रहे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट आप बताइए ना कौन सा आरोप लगा, नाम बताइए उसका। आप तो प्रवक्ता है ना, आप बताइए कौन सा आरोप। मैं कोई प्रवक्ता थोड़ी ना हूं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप है? कांग्रेस पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप है? ठीक है, भूपेंद्र जी बता दीजिए एक बार, अगर आप पूछवाना चाह रहे हैं तो बता देंगे कितने भ्रष्टाचार के आरोप है, एक बार बताइए आप भूपेंद्र जी। ले दे के आप मीडिया पे ही आ जाते हैं, बस मिनट के अंदर बात काट देंगे और वहाँ पूरा भाषण सुनते रहेंगे। कोई इनके भाजपा वालों की रामकथा सुनने के लिए। भूपेंद्र जी बोलिए। नहीं, आपने मेरी बात पूरी होने क्यों नहीं दे रहे? बात जितना समय सबको दिया जा रहा है उतना ही समय आपको दिया जा रहा है। आप अपनी बात। भूपेंद्र जी आपका माइक अनम्यूट है। भूपेंद्र जी आपका माइक अनम्यूट है, पर माइक तो विपक्ष के लोगों को मत बुलाया कीजिए फिर। अरे भाई क्यों बुलाते हैं? ठीक है, बोलिए। बात ये है कि घोटाला के जनक ही लोग हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारे गौ माता का 960 करोड़ का चारा खा गए। ये जो है ना 2G, जीजा जी, कोलगेट, नेशनल हेराल्ड, क्या क्या, अरे भाई थक जाइएगा। ये लोग जो है ना कंठ से लेकर के सिर तक इन लोगों का डूबा हुआ है घोटाला से। लोग घोटालाबाज पार्टी क्या बात करेंगे? इनके रीजन में दंगा से लेकर घोटाला, विकास के बहुत जानने वाले लोग नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बात को आप बताइए ना। अरे भाई अभी लालू जी का 900, आप बताइए, सुनिए, आप बताइए लालू जी का अदानी को जमीन दी है नहीं दी है? 12,000 करोड़ का मॉल स्क्रीन से बना रहे हैं। आपकी 7 बीघा जमीन में। स्क्रीन से इसलिए थोड़ा हटाया जा रहा है। स्क्रीन से क्यों हटाया वो आप परिणाम देख लीजिए। स्क्रीन देखिए आप, भ्रष्टाचारी करे बगैर आपके हिसाब से थोड़ा स्क्रीन चलेगी।
कौन अपनी मान लेगा इस जमीन बात को कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया? 1 रुपए में अदानी को जमीन दी है? बताइए, एक किसी भाजपा के नेता को, मंत्री को, कार्यकर्ता को या बिहार के किसी आम नागरिक को 1 बीघा जमीन भी आपने दान दी हो तो बताइए। 1 बीघा जमीन भी दान दी होगी तो बताइए जरा पहले। और अगर नहीं दी है तो उसका मतलब आप परम भ्रष्टाचारी है, आप बलात्कारी और गले में माला डालने वाले लोग हैं। आपसे आज बिहार अपने आप को पीछे छुड़ा रहा है, बिहार अपने आप को छुड़ा रहा है आपसे पीछे। आप लोग जमानत पे हैं और दूसरी बात आरोप दूसरों पे लगाते हैं। ठीक है, चलिए परवेज जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। परवेज जी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो लगातार अब नौकरी देने के वादे दावे हो रहे हैं, अब चारा घोटाले का जिक्र उनकी तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन अगर शुरू से जब आप लोग की सरकार थी नौकरी अगर जब से दी गई होती तो इतना पलायन तो नहीं होता ना। अभी की आप सरकार पर आरोप लगाएंगे कि नौकरी नहीं दी गई है, शुरू से अगर वो चीज मेंटेन रहती तो ट्रेनों में इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती जो दिल्ली से बिहार तक ट्रेनें जाती हैं। जब छठ का पर्व होता है तो इतना आदमी यहां पर रह रहा है जो बिहार वापसी करता है। का अभाव है आपके पास। आप जो ट्रेनों में यात्री देख रहे हैं उन यात्रियों की औसतन आयु आप जरा देख लें कि उन यात्रियों का औसतन आयु क्या है, और वो करीब करीब सभी 40 साल के नीचे है। तो वो जब बिहार से बाहर गए होंगे तो निश्चित रूप से इसी सरकार के कार्यकाल में गए होंगे, और आपको रिसर्च में थोड़ा अभाव, और मैं नहीं, मेरे को कोई अभाव नहीं है। 40 साल आपने अपने मन से बना दी उम्र, 40 साल आपने अपने मन से उम्र बना दी 40 साल। आपको आंकड़ा ही नहीं पता। नहीं, आपने अपने मन से 40 साल की उम्र बना दी ना। चैनल के माध्यम से देखिए, बौखलाइए मत, मैं कोई बौखला नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, IRCTC का आंकड़ा, बिहार में जितनी ट्रेनों की टिकट काटी गई है उनका आप ब्यौरा जारी कर दीजिए, और उसमें औसतन आयु देख लीजिए कि उसमें 40 साल के ऊपर कितने लोग हैं और 40 साल के नीचे कितने लोग हैं। आपको आंकड़ा मिल जाएगा कि बिहार में पलायन कब हुआ। दूसरी बात आप सुन लीजिए, आज पलायन की बात अगर आप करेंगे बहुत अच्छा बात है कि पलायन का चर्चा होना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं घोषणा पत्र का, हमने चर्चा किया विजन का, हमने अपना ब्लूप्रिंट बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां लेकर जा रहे हैं, पीछे की बात। अब ठीक है, ये आगे पे तो चर्चा कर नहीं सकते, तो इनको हम भूतकाल पे ही इनसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो भूत है उतर नहीं रहा है। अब मैं पूछता हूं कि चारा घोटाला आप कहते हैं, चारा घोटाला कब से कब तक हुआ वो इनको पता ही नहीं। चारा घोटाला का जो पूरा जो सच्चाई है वो ये कि चारा घोटाला 1972 से लेकर, क्योंकि जब 1990 तक हुआ, और 1972 से जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार से लेकर लालू जी की सरकार तक, और लालू जी को जब यह आभास हुआ तो चारा घोटाला में उनके समय में जो पैसा निकाला हुआ है वो है करीब करीब 96 करोड़ रुपया। कितना? 96 करोड़ रुपया। और ये जो कह रहे 900 करोड़ रुपया का, वो 72 से 90 तक के बीच का बात है। और जिस दिन लालू जी को यह आभास हुआ कि चारा घोटाला के नाम, जिसे कोई एनिमल हस्बेंड्री में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी निकासी जो है वो एंट्री सही नहीं है, उन्होंने केस को सौंपा और उन्होंने केस को चार्ज कराने का मांग किया, और उन्होंने ही केस दिया सीबीआई को, और नतीजा देख लीजिए। अच्छा, ठीक है, नतीजा ये निकला, कुल मिला के आप लोग निर्दोष थे ना? आप नहीं सुना? अरे मैंने आपको इतना समय दे तो दिया, आपने बात पूरी कर दी, उसका जवाब तो ले लूंगा मैं अब। अरे सुनिए नहीं, आप जवाब कैसे ले लेंगे? और उसके बाद षड्यंत्र के तहत पिछड़ों के बेटा को जब कुर्सी मिली लंबे समय तक, तो उनको फंसाया गया और एक षड्यंत्र बनाया गया। उसमें सरयू राय जी की संलिप्तता है, उसमें सुशील कुमार, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी की संलिप्तता है, उसमें जो अभियुक्त मर रहे जगन्नाथ मिश्रा, जिनके समय में सारा कार्य का पैसा निकाला गया, नहीं वो चले ठीक है। उस समय जब ये आरोप लगे थे उस समय सरकार किसकी थी? बिहार में सरकार किसकी थी? नहीं, उस समय परवेज जी, ठीक है, आप ये बता दीजिए ना, उस समय सरकार किसकी थी जब ये आरोप लगे थे? उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार किसकी थी? किसकी? जब ये आरोप लगे थे उस समय सरकार किसकी थी बिहार? जिस समय पुल गिरे हैं तब सरकार किसकी थी ये भी तो पूछ लीजिए। जिस समय 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस समय सृजन घोटाला हुआ, अरे आ रहा हूँ आशीष जी, आपकी बात सुन लीजिए ना। सरकार किसकी थी? नहीं आऊंगा आशीष जी, आपके पास भी आऊंगा। अब मैं पूछ उनसे रहा हूँ, जवाब आप दे रहे हैं, उनसे जवाब देने दीजिए ना। आप आज के घोटालों का जिक्र क्यों नहीं कर रहे ये बताइए ना, ऐसी क्या मजबूरी आपकी? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ले दे के मीडिया में बताया करिए आप लोग, अपना इतिहास देखिए आप लोग। आपसे बात नहीं हो रही, बात आरजेडी से बात हो रही है ना, क्यों बीच में बोल रहे हैं? ठीक है, बोलिए परवेज जी। मुख्य आरोपी रहे जिनके 70,000 करोड़ रुपए घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार के पुल गिर गए, इस पर पूछ लीजिए ना, बीजेपी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। किस प्रकार से पिछड़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है,
ठीक है भूपेंद्र जी बताइए। केवल लालू प्रसाद यादव जी ने ठीक है भूपेंद्र जी बताइए, जंगल राज से लेकर सब चीज बताइए, क्योंकि कुल मिला के फिर ये लोग हम पे ही आते हैं। ठीक है आप बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए पूरी बात को। ठीक है अब आपको बहुत समय मिल गया परवेश जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं, बता दीजिए। 2 मिनट में बोल देने दीजिए। 1990 में जो कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी का के हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी आए थे और आवाज नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री बनने का जो सपना प्राप्त हुआ वो जो है ना हमारा 39 विधायक के जो है ना सपना प्राप्त हुआ समर्थन से। और उसी समय 96 में जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 960 करोड़ का चारा गौ माता का चारा खा गए। यही कांग्रेस के भाई लोग सजा करा दिया और सजा करा करके जो है ना क्या किया, उनको मुखिया के भूपेंद्र जी एकदम ईमानदारी से बताइएगा कि जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री कब थे बिहार के? ये जब ये बने रेल मिनिस्टर तो IRCTC घोटाला किया। इसमें क्या किया जानते हैं? सुदमन जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है मैं रोकना चाहूंगा भूपेंद्र जी, थोड़ा सा माइक को आप थोड़ा पास कीजिए, आवाज आपकी साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। देखिए एलिगेशन लगाने से पहले तर्क देना पड़ेगा आपको, आप सिर्फ एलिगेशन नहीं लगा सकते, आपको तर्क देना होगा। हमने कहा कि आप चारा घोटाला की बात करें, चारा घोटाला का फ्रेम है 1972 से लेकर 1990। अरे अब जवाब तो सुनिए ना, आपने बता दिया, इतिहास बता दिया आपने, अब बोलने दीजिए ना उनको एक बार। भूपेंद्र जी बोलिए। पहले तो ये क्या किए कि डिलाइट कंपनी से जो है ना सुजाता होटल के मालिक से 3.5 एकड़ दानापुर के सगुना मोड़ पर जो है ना इन्होंने जमीन लिया। 3.5 एकड़ जमीन का दाम है 350 करोड़ रुपया। और लालू जी को 6 कट्ठा जमीन अपने हिस्सेदारी में नहीं है, लेकिन ये क्या किए दानापुर के प्राइम लोकेशन बेली रोड पर 3.5 एकड़ जमीन जो है ना होटल देने के बदले में लिए। ये जो है ना कहते हैं जदुवंश की हम वॉइस पर चढ़ते थे आगे से, ये चलते हैं जानते हैं 40 करोड़ के जो है ना गाड़ी पर चलते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी। उस गाड़ी का नाम है, मैं बता दूं मेरे भाई, इसमें हम मेंशन करके रखे हैं लालू जी की 40 लाख की मर्सिडीज बेंच है।